नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम, जैसा आप लोगों को पता है, बात कर रहे हैं बिहार पीसीएसजे मेंस के साइंस वाले जो पेपर हुए हैं उनके सोल्यूशन की बात करते हैं इस क्लास में। अभी तक 2023 में जो बिहार पीसीएसजे का साइंस का पेपर था उसके 2 पार्ट में हम वीडियो बना चुके हैं। अब अगले पार्ट पे हम बात करते हैं सेक्शन सी यानी खंड ग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन बिहार पीसीएसजे के साइंस वाले पेपर में पूछा गया है। आपको अच्छे से पता है कि बिहार पीसीएसजे में साइंस का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है मेंस में, और ये बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है मेंस के सिलेक्शन में। तो अब हम बात करते हैं क्या है बिहार पीसीएसजे के साइंस के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। 2023 के जो पेपर थे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका तीसरा पार्ट जो है हम लेकर आए हैं सेक्शन सी खंड ग। अब पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मीकरण क्या है। व्हाट इज एक्स-2 कंजर्वेशन यानी एक्स-2 संरक्षण, पूर्व स्थिति संरक्षण क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। राइट वेरियस टाइप ऑफ विटामिन एंड डिजीज विद देयर डिफिशियंसी, यानी विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्लोब मतलब हो गया हमारी धरती, वार्मिंग मतलब हो गया धरती का गर्म हो जाना। किस कंडीशन में धरती गर्म होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा टर्म यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये समझिए, ये टर्म आया कहाँ से है। यह आया है बहुत ही ठंडे प्रदेशों में, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल के आसपास जो कंट्री हैं, मतलब आप नॉर्वे ले लीजिए, फिनलैंड ले लीजिए, एस्टोनिया ले लीजिए, जो एकदम मतलब नॉर्थ पोल के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे जो कंट्री है, उन कंट्री में एक तकनीक लगाई जाती है खेती करने के लिए। बाहर का टेम्परेचर माइनस में होता है तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। सूरज की गर्मी उस ग्लास हाउस में होती है तो ट्रैप होती है, जिससे पेड़ पौधों को आवश्यक गर्मी मिल जाती है और वो जिंदा रहते हैं। जबकि बाहर पतली सी बर्फ की लेयर जम जाती है, सारे के सारे पेड़ पौधे मर जाते हैं। तो इसी ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में है। इसी इफेक्ट को हम लोग जब देखते हैं धरती के रिफरेंस में देखा गया कि पूरी धरती इसी तरह गर्म हो रही है, तो धरती को ही कहा गया कि धरती के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि धरती के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं, जो वायुमंडल है, उसमें कुछ गैसेस हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गया, ठीक है, इसके बाद ओजोन हो गया, इसके बाद वाटर वेपर हो गया। ये सारी गैसें क्या करती हैं, सूरज से आने वाली हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि ये गैसें जो है धरती के आसपास हैं तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। धरती पर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही, जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी धरती पे हो रहा होता है, यानी कि पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ गया, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरा ग्लोब का गर्म हो जाना। क्यों हो जाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये सारी की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होता है, इकोसिस्टम को नुकसान होता है। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे ना तो पानी का जो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पे बर्फ उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं जमेगी, तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा प्रभावित होता ही होता है। कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बर्फ पिघलेगी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज निकल कर हमारे सामने आता है। इसके अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पेड़ पौधों को काट दिया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से गैसेस निकल रही हैं, और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो है ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप मोटी मोटा एक ओवरव्यू पा चुके हैं। कैसे लिखना है समझ जाएंगे तो आप किसी भी भाषा में किसी भी तरह लिख लेंगे। तो कहानी वही है, ग्रीन हाउस प्रभाव पे ही बात की जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। मानव की गतिविधि, ईंधन जलाना, वन की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारणों में से एक है। एक्स-2 कंजर्वेशन क्या होता है।
एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई प्रजाति जो होती है उसको जो है उसके नेचुरल हैबिटेट से यानी प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित तरीके से उसे बचाना, उसे संरक्षण करना। जैसे नियंत्रित स्थान, जैसे चिड़ियाघर बना देना या फिर कोई एक सर्टेन एरिया को घेर देना, उसके अंदर जीव जंतुओं को विकसित करना या कुछ प्रजातियों को प्रिजर्व करना। और तो जैसे मछलियां जो विलुप्त हो रही हैं उनको निकाल के उनका एक्वेरियम बना के वहां प्रिजर्व करना, क्योंकि अपने प्राकृतिक आवास पे वो सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि कुछ नेचुरल चेंजेस हुए हो सकता है मानवीय गतिविधियों की वजह से वो अपने नेचुरल जगह पे सुरक्षित ना हो, तो उनको उठा के किसी दूसरी जगह अच्छा आवास देकर, अच्छी व्यवस्था देकर, अनुकूल दशाएं उत्पन्न करके उनको प्रिजर्व करने का जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन या एक्स-सिटू संरक्षण बोलते हैं। जैसे एक्स-सिटू संरक्षण के उदाहरण में चिड़ियाघरों में संकटग्रस्त जानवरों के प्रजनन कार्यक्रम या बीज बैंकों में पौधों की विविधता को संरक्षित करना। जैसे आपको पता है आजकल खेती किसानी में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का मतलब जीएम फसलों का इस्तेमाल किया जाता है, और तो इनके बीज जो होते हैं वो धीरे धीरे इतने पॉपुलर हो गए कि जो प्राकृतिक बीज थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे हम मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में दो ही टमाटर देखते हैं, एक टमाटर देसी वाला, एक टमाटर जो होता है बिलायती वाला। मार्केट में यही बिकते हैं। क्यों बिलायती वाला? क्योंकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, जल्दी सड़ता नहीं है, लाल उसका कलर अच्छा दिखता है, तो यही बिकते हैं। लेकिन क्या भारत में इतने ही टमाटर हैं? भारत में ओवरऑल देखा जाए तो 1000 से ज्यादा प्रजाति के टमाटर हैं। छोटे टमाटर, चेरी जैसे टमाटर, अंगूर जैसे टमाटर, थोड़े से उनसे बड़े टमाटर, काफी बड़े बड़े टमाटर, जो एक मतलब पेड़ जैसा मतलब प्लांट थोड़ा सा ऊंचा होगा उसमें टमाटर। कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो वाइन होती है ना, लता जैसे फैल के उसमें फलते हैं। तो बहुत तरह के टमाटर हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में क्या देख रहे हैं? दो ही तरह के देख रहे हैं। यानी कि इन दो प्रजातियों के कारण जो है बची हुई प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए बीज बैंक बनाए गए ताकि वो जो टमाटर बचे रहें। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल यह हो सकता है। What is the function of receptor in our body? अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली खास तरह की सेल्स होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें रिसेप्टर जो होते हैं हमारी सेल्स के अंदर एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। और इनका मेजर काम क्या होता है? ये जो होते हैं मॉलिक्यूल हमारी सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, सेल की जो ऊपर मेम्ब्रेन प्लाज्मा है उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है कि अपने सराउंडिंग कुछ भी हो रहा हो, अपने सराउंडिंग अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी सूचना जो है हमारे नर्वस सिस्टम को देना और स्टिमुलेट करना हमारे शरीर को। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो आपके रोए जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, स्किन एकदम जैसे स्किन जो होती है गूज बम टाइप का फील आ जाता है कि एकदम दाने दाने जैसे स्किन में आ गए हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। तो रिसेप्टर क्या करते हैं? शरीर में आप बाहरी वातावरण से आने वाला कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी संकेत हो, इसके प्रति शरीर को जो है स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं, तैयार करते हैं, सजग करते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? एक रिसेप्टर एक विशेष संकेत का पता लगाता है तो वह कोशिका संकेत को भेजता है ताकि प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। रिसेप्टर ही फील करता है कि इन्वायरमेंट में कुछ हुआ है और उसका सिग्नल सेल को देगा और सेल अपने आप को प्रतिक्रिया के लिए, रिएक्शन के लिए तैयार करता है। जैसे हमारी त्वचा में मौजूद रिसेप्टर जो होते हैं हमें गर्मी, ठंड और दबाव का एहसास कराते हैं। ठीक है। मस्तिष्क में जो रिसेप्टर होते हैं स्वाद और गंध जैसी संवेदनाओं का पता लगाने में मदद करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की जो है नीड बन चुकी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैसे आजकल ट्रेंड चला था कि किसान अधिक से अधिक उपज लेने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो इसको समझने का प्रयास करने ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब सबसे पहले हम ऑर्गेनिक टर्म को समझेंगे। ऑर्गेनिक टर्म का मतलब होता है कार्बनिक, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होते हैं वो लिविंग से प्राप्त किए जाते हैं, बाई केमिकल या फैक्ट्री में निर्मित नहीं होता है, वो नेचुरल प्रक्रिया से बने हुए मैटर होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। उनका इस्तेमाल खेती में किया जाएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि किसान अधिक से अधिक उपज लेने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास तरह की फसलों को ही प्रोड्यूस किया जाता है। वो भी बीज जो होता है मार्केट में जो कंपनियां बेच रही हैं उनसे लिया जाता है। उस फसल को उगाने के लिए तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो वहाँ पे खरपतवार हो गए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड या शाकनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ पौधों पे जो हमारी फसलों के ऊपर कीड़े मकोड़े लग गए तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों को पकाने के लिए भी केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में जो खाना हमारी थाली में आता है वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके बीज को उगाने से लेकर, जैसे बीज उगा रहे हैं तो बीज को भी केमिकल में डुबा के रखेंगे ताकि इसके अंदर कोई फफूंद न लग जाए। तो बीज बोया, पौधा आया, तरह तरह के केमिकल छिड़के, तो इससे जो हमारे थाली में खाना आ रहा है उस खाने के प्रोसेस में इतना ज़्यादा केमिकल का प्रवेश हो चुका है जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए खेती की एक नई विधा आती है जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं एक ऑर्गेनिक खेती का सिस्टम है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक खेती का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें खेतों में फसलों को उगाने के लिए खेत को तैयार करने से लेकर, मतलब जैसे हमने बहुत सारा केमिकल खेतों में इस्तेमाल कर लिया है तो वहाँ की मिट्टी अब खराब हो चुकी है, उसमें केमिकल का परसेंटेज ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम खेतों की मिट्टी का ही उपचार करते हैं। खेत की मिट्टी को उपचार करके उससे केमिकल फ्री करेंगे। उसके बाद जो पेड़ पौधे, जो बीज उगाए जाएंगे वो बीज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होंगे। केमिकल का कम से कम क्या नगण्य इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं ही किया जाएगा। जो भी केमिकल के नाम पर चीज़ें यूज की जाएंगी वह ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज किए जाएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास फसल आती है, जो हमारी थाली में खाना आएगा वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोसेस या ऑर्गेनिक या जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे प्लेट में खाना आएगा, जिसमें जीरो केमिकल होगा, जीरो पेस्टिसाइड होगा और जीरो जो है उसमें फर्टिलाइजर वगैरह के अंश होंगे। तो यह खेती जो होती है क्या करती है, पर्यावरण में संतुलन लाएगी, जैविक विविधता को बचाएगी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, और खेती को जो है सस्टेनेबल बनाएगी। तो जैविक खेती में आप देख लीजिए क्या होता है, जो खाद यूज की जाएगी कंपोस्ट खाद हो जाएगी, गोबर की खाद हो जाएगी। हरी खाद के बारे में लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि कुछ फसलों को उगाया जाता है, फिर इसके बाद खेत को प्लाव कर देते हैं, खेत को जोत दिया जाता है, मिट्टी में वो जो है फसल हरी खाद में बदल जाता है। जैसे सनई की खेती हो गई, ढैंचा की खेती हो गई, पहले फसल उगाएंगे फिर खेत में उसे पलट दिया जाएगा, तो ये हरी खाद होता है। तो मिट्टी को ऐसे करते हैं। फसल चक्र का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन, बार बार एक ही फसल नहीं उगाएंगे, फसल को बदल बदल कर उगाएंगे ताकि मिट्टी की उर्वरकता या फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, इसके बाद जैविक कीट नियंत्रण के लिए क्या होता है, प्राकृतिक शत्रुओं का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक शत्रुओं का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो हम जैसे किसान होते, अभी एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, आपको हंसी भी आएगी। चाइना में ऐसे ही वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक बार यह नियम बनाया कि ये जो गौरैया है ना, ये हमारी फसलों को नुकसान कर रही हैं, तो इन गौरैयों को मार के खा जाओ। तो जितनी भी स्पैरो थी उनको मार दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि खेतों में जब कीड़े मकोड़े लगे, टिड्डे लगे, तो पूरा का पूरा खेत ही साफ हो गया। तो इसका ये मतलब है कि गौरैया क्या था, एक तरह से गौरैया या स्पैरो क्या काम कर रही थी, वो एक तरह से पेस्टिसाइड का काम कर रही थी। जो भी कीड़े आ रहे थे उन्हें खा रही थी, जिससे फसलें बच रही थी। तो इस तरह का हमको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा खेती किसानी में। और इसके बाद जो है वही सस्टेनेबल कृषि की बात किया है कि ताकि खेती जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, मिट्टी न खराब हो, पानी कम से कम खर्च हो। ठीक है, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ओवरऑल मैंने पूरा व्यू दे दिया इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वह विटामिन, देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी। विटामिन क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और उसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन को समझ लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ऐसे जैव मॉलिक्यूल होते हैं, जैव अणु होते हैं, बायो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे ऑर्गन को एक्टिव रखने में, ऑर्गन के फंक्शनल एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आंखों का फंक्शन क्या होता है, देखना। विटामिन ए की कमी हो गई तो आंखों की देखने की क्षमता कम हो गई, यानी फंक्शनल एक्टिविटी या फंक्शनल एबिलिटी इफिशियंसी घट गई। ठीक है, तो विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, ऑर्गन को एक्टिव रखने में, स्वस्थ रखने में और उसकी फंक्शनल इफिशियंसी को बढ़ाने में, यानी क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन का योगदान होता है। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का काम क्या होता है, विजन से संबंधित होता है, स्किन की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी की बात कर रहा है। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है एंटी इन्फेक्शन का विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा तो इन्फेक्शन से तो बचाएगा ना, संक्रमण रोधी है ना, संक्रमण रोधी।
संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। तो इन सब कामों में विटामिन ए का योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका काम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, यानी रतौंधी नाम के रोग से बचाता है। जीरप्थेलमिया में क्या होता है? आंखों में पानी या नमी की कमी हो जाती है। केरेटोमेलेसिया क्या होता है? कार्नियल सॉफ्टेनिंग, यानी हमारी आंखों की जो कार्निया है उसको नुकसान इससे पहुंचता है। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन होता है वह नहीं बन पाता है, इसमें दिक्कत हो जाती है। आगे देखते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 एंड 11 होता है और B12 होता है। इतने सारे विटामिन जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो इनका हम योगदान देख लेते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनाल होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का नाम रेटिनाल होता है, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नाम का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में जो होता है रिंकल्स पड़ने लगते हैं। स्किन में रिंकल्स पड़ता है, शरीर में थकान रहती है। ठीक है, यह एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और नर्व फंक्शन यानी तंत्रिका तंत्र को एक्टिव रखने में मदद करता है। ठीक है, वहीं हम विटामिन B2 की बात करें। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। यह स्किन और आई की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, स्पेशली यह स्किन के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। आगे देखते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे चिलोसिस नाम का रोग बोला जाता है। उसको चिलोसिस नाम का रोग भी बोला जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से यह रोग होता है। ठीक है, विटामिन ठीक है, यही है, इसे चिलोसिस भी बोला जाता है। चिलोसिस या सिलोसिस जो भी बोलते हो, यही बोला जाता है। चिलोसिस या किलोसिस भी बोल देते हैं, चिलोसिस ही है, सिलोसिस होगा या सिलोसिस होगा। सिलोसिस नाम का रोग होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन या इसे निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है। इसको निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल लिख लेंगे, क्योंकि आधा अंग्रेजी आधा हिंदी नहीं अच्छा लगता। निकोटिनिक एसिड, तो नियासिन या निकोटिनिक से भी याद कर सकते हैं। B3 निकोटिनिक भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, याद हो जाएगा इससे। ठीक है, मेटाबॉलिक का फंक्शन और स्किन की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है, या स्किन का रोग होता है, थकान हो जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है इस बीमारी में। आगे चलते हैं, आगे B5 है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? यह एनर्जी फंक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसकी कमी से थकान, इरिटेशन, डिप्रेशन, 4 टाइप की चीजें होती हैं। विटामिन B6 जिसका नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, डिप्रेशन, कमजोरी, थकान, इम्यूनिटी पावर में कमी आ जाती है। ठीक है, यह न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता होगा, हमारे शरीर में जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल में हार्मोन और एंजाइम होते हैं। हार्मोन का काम होता है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू करना, बंद करना, इस तरह की चीजों के लिए फंक्शन कमांड, एक तरह से शरीर को सिग्नल देना, और साथ ही साथ शरीर में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं उन्हें भी यही सिग्नल देता है। वहीं एंजाइम क्या होता है कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया में पूरा शामिल हो जाता है। शरीर के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें एंजाइम शामिल हो जाता है। इसके अलावा एक कुछ और मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है ब्रेन से जो भी सिग्नल होता है, जिस ऑर्गन को सिग्नल देना हो वहां तक सिग्नल को पहुंचाने में, यानी सिग्नल को पहुंचाने में हमारा ब्रेन है, ब्रेन के साथ साथ हमारा स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन का 2 पार्ट हो गया, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर की जो है 31 जोड़ी हमारे यहाँ पे धड़ में जो है 31 जोड़ी, और 12 जोड़ी जो होती है यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, चेहरे पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो ये पेरिफेरियल नर्व्स होती हैं, यानी परिधि तंत्रिका तंत्र होती हैं। ये सब न्यूरॉन से बनी होती हैं। तो न्यूरॉन आपस में कैसे सिग्नल को पहुंचाएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है मदद करता है। यानी शरीर का तंत्रिका तंत्र कैसे सिग्नल को संचालित करेगा, उसमें इसी न्यूरोट्रांसमीटर का योगदान होता है। तंत्रिका की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए करेंगी। तो उनके निर्माण में B6 का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, इसकी कमी
से एनीमिया और रक्त की कमी, डिप्रेशन, इम्यूनिटी में कमी, ये सारी चीजें होती हैं। रक्त की कमी को एनीमिया बोलते हैं। चलिए B7 की बात कर लेते हैं। B7 को बोला जाता है, B7 को बोला जाता है बायोटीन। बायोटीन बोला जाता है B7 को। इसका एक और नाम है विटामिन एच, इसे विटामिन एच भी बोला जाता है। B7 को विटामिन एच भी बोला जाता है, इसे विटामिन एच भी बोला जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस और हेल्दी स्किन के लिए जरूरी होता है। B7 की कमी से जो होते हैं बाल बहुत तेजी से झड़ता है, हेयर फॉल होता है और स्किन की दिक्कत होती है। फॉलिक एसिड B9, ठीक है, B9 और 11 इसे बोलते हैं, B9 और 11 भी बोला जाता है। फॉलिक एसिड ग्रुप होता है, इसे फोलेट या फॉलिक एसिड समूह बोलते हैं। यह डीएनए के निर्माण के लिए, सेल डिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ग्रोथ का मतलब यही हो गया ना, सेल ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन में मदद करता है। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है एनीमिया होगा, बर्थ डिफेक्ट पैदा होंगे, क्योंकि डीएनए सही से नहीं बनेंगे, जैसे वो तरह तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं B12 की बात करते हैं। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो होता है कोबाल्ट धातु इसमें होती है B12 में, इसका नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन B12 का पूरा नाम होता है कोबालामिन। ये जो होता है इसका पूरा नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें जो होता है कोबाल्ट धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा काम है आरबीसी का निर्माण, इसका सबसे बड़ा काम है आरबीसी का निर्माण। इसकी कमी अगर हो गई तो समझिए कि बहुत ही गंभीर टाइप की जो होगी वह एनीमिया होगी, शरीर में भयानक रक्त की कमी हो जाएगी। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन सी है। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन को बोला जाता है हीलिंग, यानी घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, ये घाव भरने वाला विटामिन होता है, घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन यह होता है। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है और स्कर्वी रोग से बचाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़ों में जो घाव बन जाते हैं, मसूड़ों से खून आना, वह स्कर्वी रोग होता है, उससे यह बचाता है। विटामिन डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है और शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। यानी अगर हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए और हम खूब कैल्शियम वाली चीजें खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में अगर विटामिन डी नहीं है तो सारा कैल्शियम वाली चीजें खाना बेकार हो जाएगा, शरीर उस कैल्शियम को रिसीव नहीं करेगा, ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो डिफिशियंसी रोग में जो है कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्शियम डिफिशियंसी अगर है किसी को तो इसका मतलब है उसके शरीर में विटामिन डी भी नहीं बन रहा है, कैल्सीफेरॉल नहीं बन रहा है। छोटे बच्चों में इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। अब बड़े लोगों में जो है ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है, चिल्ड्रेन में ये हो जाता है, उनकी हड्डियां नरम होकर तिरछी पड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं और यह विटामिन ऑफ फर्टिलिटी है, यानी कि इसकी कमी से नपुंसकता नाम का रोग हो सकता है, विटामिन ई की कमी से। अब वहीं पर विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। आपको अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में जब कहीं भी चोट लगती है तो खून बहता है, रक्त स्कंदन होता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड कोगुलेशन होना जरूरी है, रक्त स्कंदन होना जरूरी है, नहीं तो खून जो है बहता रहेगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस खून को जमाने के लिए शरीर में कुछ खास तरह के प्रोटीन है और अगर वो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो खून नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा। तो उस खून को जमाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन को बनाने के लिए जो विटामिन चाहिए, लीवर बनाता है फाइब्रिनोजेन, लेकिन विटामिन के नहीं होगा तो वह फाइब्रिनोजेन लीवर नहीं बना पाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के निर्माण के लिए जो है कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन के। इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये तो अभी विटामिन का हो गया हिंदी। हाँ, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली जगह भरिए। खाली जगह जब हम भरते हैं तो वहां पे दिया है कुछ क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला पूछ रहा है कि आंसुओं में पदार्थ मौजूद होता है, मटेरियल इज प्रेजेंट इन टीयर्स। टीयर्स में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो लाइसोजोम होता है, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम कह लीजिए, लाइसोजाइम ही कहेंगे। लाइसोजाइम जो होता है यह होता है। तो लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे आंसुओं में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया वगैरह को मारने के भी काम आता है।
ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के काम में आता है ताकि आंखों में कोई इन्फेक्शन न होने पाए। ठीक है, पसीने में भी यह पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो है आंसुओं में नमक भी पाया जाएगा, साल्ट भी पाया जाएगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है। ठीक है। अगली बार पूछ रहा है कि द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। ये जो है टंगस्टन धातु से बना होता है। टंगस्टन धातु से क्या बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। इसकी खासियत होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, गलनांक जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, 2400-2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 2400 डिग्री सेल्सियस लगभग तो होता है। इस इतना टेम्परेचर जाने के बाद ही यह पिघलेगा। ठीक है, गलनांक इसका बहुत ज्यादा होता है और इसका प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। तभी तो जब इसके अंदर से करंट जाएगा, ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब के अंदर होता है ना ऐसे बना होता है, इसी को तो बोला जाता है, यही टंगस्टन से बना होता है, इसी को फिलामेंट बोलते हैं। तो जब इसके अंदर से लाइट जाती है तो प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से बहुत तेजी से गर्म होगा और गलनांक बहुत ज्यादा होने की वजह से पिघल के टूटेगा नहीं, तो देर तक यह जलेगा और लाइट देगा, यही होता है। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? तो लोहे में जंग जो होती है ऑक्सीडाइजेशन के कारण लगती है, ऑक्सीकरण के कारण लगती है। और यह ऑक्सीकरण क्यों होता है? जब लोहे के आसपास नमी होती है, मॉइस्चर होता है, पानी होता है और ऑक्सीजन होता है, तब यह ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसके कारण लोहे में जंग लग जाती है। फिर इसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, एक बहुवचन वर्ड है, यह बहुवचन वर्ड है। ठीक है, यह बहुवचन वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब होता है एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे एक सेल की बात किया है तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ऐसे ये भी लिख देंगे तो भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख रहा है कि मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल, सर ग्रेग मेंडल जो थे, इन्होंने इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकी का नियम दिया था। वो आपने पढ़ा होगा 10वीं की किताब में कि कोई थे वह बगीचे में मटर उगाते थे, उनके फूलों के साथ तरह तरह का प्रयोग करते थे, जिससे उन्हें पता चली कि अच्छी नस्ल का दो अलग अलग मटर के जो फूल हैं उनके बीच में जब हम पॉलिनेशन कराते हैं तो जो नई मटर की प्रजाति मिलती है वो कहीं ज्यादा यूनिक और उन्नत होती है। ये सब सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे, मेंडल साहब ने यह सिद्धांत दिया था। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? यही पूछ रहा है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। ठीक है, वही मेथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मुख्य रूप से बायोगैस क्या होती है? जैसे एक टाइम आया था, भारत सरकार ने भी प्रोजेक्ट चलाया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी चलाया था कि हम गांव में बायोगैस संयंत्र बनवाएंगे। तो चैम्बर वगैरह बनवा दिए, गांव वाले उसमें गोबर वगैरह डालते थे, उस गोबर की स्लरी उसके अंदर डाली दी जाती थी, गोबर नहीं, गोबर की स्लरी यानी पानी वगैरह के साथ मिक्स करके डाला जाता था, और भी दूसरे जो है बायो वेस्ट उसके अंदर डाले जाते थे। एक गैस बनती थी मेथेन, उसे कलेक्ट कर लिया जाता था और उसी गैस से शाम के टाइम में अंधेरे से बचने के लिए उसे लाइट जलाने के तौर पे उस गैस का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ लोग खाना वगैरह बनाने के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल करते थे, वो बायोगैस थी। लेकिन बायोगैस में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? मेथेन ही होता है। ठीक है, अगला जो है पूछ रहा है कि ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो कांसा होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो कांसा जो होता है कॉपर और टीन का जो है दो धातु हैं, इनको मिलाकर पिघलाकर मिलाया जाता है और उससे हमको एक धातु मिलती है जिसे हम कांसा या ब्रॉन्ज कहते हैं। फिर पूछ रहा है कि एक माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक माइक्रोमीटर में 10⁴ सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोला जाता है। ठीक है, तो माइक्रोन का मतलब हो गया कि एक माइक्रोन का मतलब होता है, यहां पे लिख लेते हैं हम इसको, एक माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, यह मीटर में है, तो 10⁻⁻6 मीटर है। जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर के आगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा होगा तो यह हो जाएगा, नॉर्मल सी गणित है, -6 और इसका जो पावर 2 हो जाएगा। तो गुणा करते समय पावर को जोड़ा जाता है, -6 + 2, तो 6 रुपए कर्ज था, 2 रुपए आपको मिल गया कहीं से, तो अब कर्ज आपका सिर्फ हो जाएगा -4। तो इतना सेंटीमीटर
हो जाता है एक जो है आपका माइक्रोमीटर में। तो इसे माइक्रोन मीटर भी बोला जाए, इसे माइक्रोन भी बोला जाता है। तो इस माइक्रोन का इस्तेमाल कहां पे होता है? इस माइक्रोन का इस्तेमाल कोशिकाओं, सेल, वायरस, इन सब की लंबाई चौड़ाई, डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसे हम लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। थोड़ी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड लिया जाए तो आदमी हंसने लगता है, ठीक है, बहुत उसे हंसी आती है, लेकिन यह जो है अधिक मात्रा में लेने पर यह खतरनाक भी हो सकती है। साथ ही साथ यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, यह भी याद रखिएगा। तो इस खंड में हम इतना ही करेंगे। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या बिहार पीसीएसजे ने साइंस में पूछा है। तो अगले पार्ट में, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए टारगेट फॉर आईक्यू से और पढ़ते रहिए। टारगेट फॉर आईक्यू में जुड़िए, अधिक से अधिक जो है फायदा उठाइए। कोई भी समस्या होने पर पिन कमेंट में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। करियर संबंधित, जुडिशरी संबंधित कोई भी सलाह चाहिए आप हमारे फैकल्टी या हमारे टीम के लोगों से बात कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।